सभी को मेरा नमस्कार। मैं राहुल साहू, सहायक आचार्य भूगोल, राजकीय कन्या महाविद्यालय पोखरण। आज हम BA तृतीय वर्ष के फर्स्ट पेपर आर्थिक भूगोल का अध्ययन करेंगे। पूर्व के वीडियो में भी हमने आर्थिक भूगोल की अर्थ परिभाषाएं एवं विषय क्षेत्र के बारे में अध्ययन किया था। आज हम उसी टॉपिक पर विस्तार पूर्वक फिर अध्ययन करने जा रहे हैं। आर्थिक भूगोल विश्व के विभिन्न क्षेत्रों में आर्थिक तंत्र, जिसके अंतर्गत कृषि, पशुचारण, खनन, उद्योग, सेवाएं एवं उनके विभिन्न आनुपातिक सम्मिश्र, आर्थिक विकास की प्रक्रिया, विकास स्तर एवं तत्संबंधी भूविन्यासिक संगठन का अध्ययन करता है। आर्थिक भूगोल के अंतर्गत भूतल के विभिन्न प्रदेशों में आर्थिक विकास एवं तद्जनित गुणात्मक जीवन स्तर का अध्ययन संपूर्ण भौगोलिक वातावरण, तंत्र के संदर्भ तथा प्राविधिक विकास क्रम के प्रसंग में किया जाता है। आर्थिक भूगोल का अध्ययन विषय प्रादेशिक जीवन स्तर के प्रतिरूपों का निरूपण करने के साथ ही उन प्रक्रियाओं का विवेचन करना है जिनसे जीवन स्तर में प्रादेशिक असमानताएं, विषमताएं प्रकट होती हैं। अतः हमने पढ़ा कि आर्थिक भूगोल के अंतर्गत इसके जो विभिन्न आर्थिक तंत्र हैं अर्थात कृषि, पशुचारण, खनन और उनके परिणाम स्वरूप किसी क्षेत्र में निरंतर जो विकास की प्रक्रिया है और उनसे जुड़े हुए जो टेक्नोलॉजी के परिणाम स्वरूप उस क्षेत्र में परिवर्तन, आर्थिक भूदशा के अंतर्गत परिवर्तन, उस विषय प्रादेशिक जीवन स्तर के अध्ययन जिसके अंतर्गत हम आर्थिक क्रियाओं के परिणाम स्वरूप जो हम परिवर्तन परिलक्षित होते हैं वो हम अध्ययन करते हैं। अर्थात इसका हम मूल उद्देश्य जो हम यहाँ स्पष्ट करने जा रहे हैं कि मानव कल्याण की दृष्टि से उन बाधाओं को दूर करना है जिनसे विभिन्न प्रदेशों के मनुष्यों का जीवन स्तर गुणात्मक दृष्टि से वांछित स्थिति में नहीं रह पाता तथा उन प्रक्रियाओं को विनियमित करना है जिससे गुणात्मक जीवन स्तर में प्रादेशिक विसंगति दूर हो सके। यहाँ में यह समझने की आवश्यकता है कि वो बाधाएं कौन सी हैं जिसके परिणाम स्वरूप मनुष्य अपना गुणात्मक जीवन स्तर है उसमें परिवर्तन ला सकता है। अतः इसी के परिणाम स्वरूप आर्थिक भूगोल का हम अध्ययन भूगोल विषय के अंदर करते हैं। इसका विषय क्षेत्र हम देखते हैं कि इसमें विभिन्न आर्थिक तत्वों एवं कार्यों का प्रादेशिक स्तर पर विद्यमान भूविन्यासिक प्रतिरूप, ये पहला पॉइंट। दूसरा बिंदु प्राविधिक विकास क्रम अर्थात टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट के कारण कार्यात्मक संगठन में समायोजन की प्रक्रिया। तीसरा बिंदु अंत प्रादेशिक एवं प्रदेशांतरिक अंतरक्रिया अर्थात किसी प्रदेश के अंदर और दो प्रदेशों के अंदर अंतरक्रिया। चौथा बिंदु उक्त तीनों का पर्यावरण विशेषतः पारिस्थितिकी संतुलन तथा दीर्घकालिक परिप्रेक्ष्य में गुणात्मक जीवन स्तर पर प्रभाव का अध्ययन आर्थिक भूगोल में किया जाता है। भूतल पर ऐसे सभी क्रियाकलाप जो आर्थिक हैं तथा जो कहीं न कहीं भूतल पर अपना चिन्ह छोड़ते हैं का अध्ययन आर्थिक भूगोल में किया जाता है। उदाहरण स्वरूप हम यहाँ देखते हैं कि जिस तरह कृषि है, खनन है, उद्योग हैं, वो भूतल पर अपना मूर्त रूप में प्रकट होते हैं। इनका अध्ययन आर्थिक भूगोल में किया जाता है। परंतु राजस्व और टैक्स यथार्थ कर प्रणाली आदि जो मूर्त रूप में प्रकट नहीं होते उनका अध्ययन आर्थिक भूगोल में नहीं किया जाता।
अब प्रश्न उठता है कि कृषि, उद्योग, वाणिज्य, परिवहन का अध्ययन अन्य विषय यथा वाणिज्य शास्त्र द्वारा किया जाता है, कमर्शियल ज्योग्राफी, उसके अंदर इनका अध्ययन किया जाता है। तो आर्थिक भूगोल के इसके अध्ययन करने का क्या औचित्य रहा? उत्तर होगा कि उक्त विषय अलग अलग यानी सभी तत्वों का अध्ययन करते हैं, एक एक तत्व का। अर्थात कृषि भूगोल कृषि का अध्ययन करेगा, इंडस्ट्रियल ज्योग्राफी उद्योग का वर्णन करेगा, परंतु आर्थिक भूगोल प्रत्येक कार्यवर्ग अथवा तत्व के क्षेत्रीय वितरण प्रतिरूप पर ध्यान केंद्रित करता है। किसी तत्व के क्षेत्रीय वितरण पर संबंधित विषय मात्र आनुषंगिक दृष्टिपात करते हैं। इससे भी बढ़कर आर्थिक भूगोल किसी क्षेत्र विशेष में विविध आर्थिक तत्वों एवं कार्यों के परस्पर अंतर संबंध एवं उससे व्युत्पन्न समुच्चयिक स्वरूप पर विशेष ध्यान केंद्रित करता है। अर्थात तत्वों या कार्यों से कार्यात्मक अंतर अन्योन्याश्रितता के अध्ययन पर बल देता है। यहाँ हम एक उदाहरण के रूप में इसे समझ सकते हैं कि जिस तरह एक कृषि वैज्ञानिक गेहूं की फसल की विकास प्रक्रिया का अध्ययन करता है, परंतु आर्थिक भूगोलवेत्ता की अभिरुचि वस्तुतः यह जानने और समझने में है कि भूविन्यासिक संगठन में कार्य विशेष जैसे गेहूं की खेती की क्या सापेक्ष भूमिका है। यहाँ भूविन्यासिक संगठन का विशद अध्ययन समझ जान पड़ता है। अर्थात भूविन्यासिक संगठन हम बार बार कह रहे हैं, इसका मीनिंग क्या है। रिचर्ड मोरिल के अनुसार भूविन्यासिक संगठन का तात्पर्य है मानव समाज द्वारा क्षेत्र में समाकलित उपयोग है। इसके अंतर्गत ग्रामीण, नगरीय, अधिवास, यातायात, परिवहन, उद्योग और कृषि आते हैं। विभिन्न प्रदेशों में अर्थतंत्र के भूविन्यासिक संगठन प्रतिरूपों में भिन्नता मिलना अवश्यंभावी है, क्योंकि पृथ्वी तल पर प्रत्येक प्राकृतिक, मानवीय, जैविक तत्व एवं प्रक्रिया में प्रत्येक क्षेत्रीय स्तर पर असमानताएं अपने को देखने में मिलती हैं। क्योंकि किसी भी छोटी से छोटी क्षेत्रीय इकाई में भी हम भूगर्भिक संरचना, उच्चावच, जलवायु, मानवीय जनघनत्व में दूसरी इकाई की तुलना में भिन्नता मिलती है। प्राकृतिक तत्वों के अनुसार ही मनुष्यों के आर्थिक क्रियाकलाप क्षेत्र विशेष से संबंधित रहते हैं। भौतिक दशाएं समान होने पर भी आर्थिक क्रियाकलाप में अंतर्निहित कारकों की अंतर प्रक्रिया के फलस्वरूप अर्थतंत्र के क्षेत्रीय संगठनात्मक स्वरूप में बड़ा अंतर आ सकता है। बड़े पैमाने में बचत के चलते व्यवसाय में केंद्रीकरण की प्रवृत्ति मिलती है, जबकि भूमि का विस्तृत उपयोग एवं परिवहन लागत अर्थतंत्र संगठन में बिखराव की प्रेरणा देता है। यहाँ अर्थतंत्र का भूविन्यासिक संगठन स्थायी नहीं होता, प्रत्युत सतत परिवर्तनशील रहता है। इस प्रकार की गत्यात्मकता का प्रमुख प्रेरक टेक्नोलॉजी है, जिसके परिणाम स्वरूप ऊर्जा के उपयोग एवं नियंत्रण पर निर्भर रहता है। जब तक मनुष्य अपनी शारीरिक ऊर्जा के उपयोग पर निर्भर था अथवा अब भी है, वहाँ अर्थतंत्र मूलतः वन वस्तु संग्रह यानी आखेट पर निर्भर है। जब मनुष्य ने पशु शक्ति का उपयोग करना सीख लिया, तब अर्थतंत्र का मूल आधार कृषि हो गया और 19वीं सदी से पूर्व कृषि संपूर्ण विश्व में आधारभूत व्यवसाय था। 19वीं सदी के बाद कोयला और पेट्रोल पर आधारित प्रौद्योगिकी का प्रचार हुआ, अर्थात कोयले और पेट्रोल वाली टेक्नोलॉजी का विकास हुआ। परिणाम स्वरूप संपूर्ण तंत्र में आमूलचूल परिवर्तन हुआ। औद्योगिक क्रांति का सामने आई। उत्तरी अमेरिका और यूरोप में इस टेक्नोलॉजी के उपयोग के कारण नगरीकरण और औद्योगिकरण की प्रवृत्तियां दृष्टिगत हुई। इसके कारण भौतिक सुख समृद्धि में वृद्धि हुई, परंतु प्रादेशिक विषमता में भी
इसके परिणाम स्वरूप वृद्धि होती गई। प्राकृतिक संसाधनों के अतिशय दोहन के कारण पर्यावरण प्रदूषण जैसी समस्याओं की वृद्धि हुई। विकासशील देशों ने अन्य प्राविधिक का विकास करना और उनके माध्यम से इन समस्याओं का समाधान करना उपयुक्त समझा, ताकि उन्हें वास्तविक गुणात्मक जीवन स्तर प्राप्त हो सके। जब तक इन अर्थतंत्रों में समुचित एवं समुन्नत प्राविधिकी का व्यापक समावेश एवं तदनुसार भूविन्यासिक संगठन समायोजन नहीं होता, तब तक यथोचित गुणात्मक जीवन स्तर भी सुलभ नहीं होगा। किसी भी अर्थतंत्र का विद्यमान भूविन्यासिक प्रतिरूप समझने के लिए हमें यह जानना आवश्यक है कि तत्कालीन ऊर्जा स्रोत, उनका नियंत्रण किस प्रकार का है और इन पर आधारित प्रयुक्त प्राविधिकी किस प्रकार की है, अर्थात टेक्नोलॉजी किस टाइप की है। तब भी हम उस भूविन्यासिक संगठन का आर्थिक भूदृश्य जान सकेंगे। परंपरागत भारतीय निर्वाह मूलक कृषि के स्वरूप में नए बीजों व समुन्नत टेक्नोलॉजी के कारण ही और ट्रांसपोर्टेशन अर्थात परिवहन और विपणन मंडियों के विकास के कारण, अर्थात उस सामान को अन्य जगह बेचने की सुविधा के कारण सुधार हुआ और परंपरागत कृषि का स्वरूप परिवर्तित कृषि में परिवर्तित हो गया। इसी गत्यात्मक दृष्टि से आर्थिक भूगोल का एक महत्वपूर्ण पक्ष आर्थिक कार्यकलाप एवं टेक्नोलॉजी की अंतरक्रिया अर्थात प्राविधिकी की अंतरक्रिया एवं इसके परिणाम स्वरूप अर्थतंत्र के स्वरूप में प्रादेशिक एवं कालक्रमिक भिन्नता का अध्ययन करना है। अतः हमने इसका अध्ययन किया। अगले वीडियो में हम इसी के क्रम में इस पीछे का दोहराव करते हुए अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।